जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। दोस्तों, आज एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुका है और आज है 2 अगस्त, और 2 अगस्त की सभी शिफ्टों के जो भी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बन सकते थे, इन सभी का दोस्तों हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेशन है जिसमें हम एसएससी सीएचएसएल के सभी शिफ्टों का 2 अगस्त के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आगामी परीक्षा में आपसे किस प्रकार से इस एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगभग टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आज की सभी शिफ्टों में आपके पूछे गए थे। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था 1909 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया था। क्वेश्चन आया था कि जो 1909 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था वो दोस्तों किसे दिया गया था। अगर बात कर लेते हैं भौतिकी के क्षेत्र के नोबेल प्राइज की, तो 2009 में दोस्तों कार्ल फर्डिनेंड ब्रोंड और गुगलेल्मो मार्कोनी, ये 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है, याद रखेंगे। एक कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन थे जबकि दूसरे गुगलेल्मो मार्कोनी थे। ये मार्कोनी दोस्तों जो थे ये इतावली के थे। कहाँ के थे? इतावली के वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था? वायरलेस टेलीग्राफ की खोज की थी। क्या की थी? वायरलेस टेलीग्राफ खोज की थी। इसी कारण इन दोनों वैज्ञानिकों को 1909 में दिया गया था नोबेल प्राइज। इनमें से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा, या तो आपको मार्कोनी दिया होगा, तो इसका राइट आंसर मार्कोनी हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात कर देते हैं दोस्तों नोबेल प्राइज के बारे में, तो पहली बार 1901 में दिए गए थे, ठीक है। याद रखेंगे 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है और यह पुरस्कार भौतिकी यानी कि भौतिकी, रसायन और शारीरिक विज्ञान यानी कि चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के जो योगदान देते थे, मानव जाति के लिए लाभ प्रदान करते थे, उनको दिया जाता था। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे ये तो हुए 5 क्षेत्र, क्योंकि 1901 में जब नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है तब आपकी 5 क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन इसके बाद 1968 में दोस्तों पहली बार नोबेल प्राइज को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया गया था। कौन से क्षेत्र में? याद रखेंगे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहली बार 1968 में नोबेल प्राइज को दिया गया था, ठीक है। याद रखेंगे 1909 का राइट आंसर आपका मार्कोनी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आर्टिकल 76 का संबंध किससे है। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 76 के बारे में, तो दोस्तों ये महान्यायवादी से संबंधित है। किससे? महान्यायवादी से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में याद रखेंगे महान्यायवादी का जिक्र मिलता है। यह जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, याद रखेंगे, वो 1955 में MC सीतलवाड़ बने थे। कौन बने थे? MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत के 15वें महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। याद रखेंगे इनको अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों याद रखेंगे जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे दोस्तों हम कहते हैं भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कह सकते हैं, या भारत सरकार का कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता होता है, उसे महान्यायवादी कहा जाता है, जिसका जिक्र आर्टिकल 76 में मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था, तो याद रखेंगे जो अनुच्छेद 23 है दोस्तों वो आपका मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है। जो आपका मानव दुर्व्यापार होता है यानी कि किसी भी मानव का व्यापार ना किया जाए, और जो दोस्तों जो बलात्श्रम होता है, देखो आपको समझना होगा कि जो बाल श्रम है, क्या है? बाल श्रम है दोस्तों, और बलात्श्रम, ये दोनों के दोनों अलग हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों अलग हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? बाल श्रम जो होता है इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री कारखानों में जोखिम भरे कामों में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि जो बलात्श्रम होता है दोस्तों, ये होता है आपका काम के बदले पैसे ना देना, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। याद रखेंगे अनुच्छेद 23 और 24 को संयुक्त रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 24 में, तो बाल श्रम पर प्रतिषेध किया गया है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कंपनी या कारखाने में जोखिम भरा काम करने का नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो अनुच्छेद 23 है वो आपका मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो याद रखेंगे जो भाग 20 है, जो आपका भाग 20 है वो आपातकाल से संबंधित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों मिस टाइपिंग है। जो भाग 20 है वो आपका कहाँ से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये संशोधन से संबंधित है। कौन से?
किससे संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे संशोधन से, ठीक है। और जो आपका आपातकाल होता है ये दोस्तों भाग 18 में, किसमें है, भाग 18 में मिलता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो भाग 20 आपका संशोधन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 368 का जिक्र मिलता है, जबकि भाग 18 दोस्तों आपका याद रखेंगे ये आपातकाल से संबंधित है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों का जिक्र मिलता है, जिनमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, जबकि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का जिक्र मिलता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो भाग 20 है वो आपका संशोधन से संबंधित है, ठीक है। जो आपातकाल से संबंधित है वो आपका भाग 18 है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, यहाँ पर मिसटाइपिंग हो चुकी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता था, ठीक है। आईपीएल 2023 की बात की जाए दोस्तों तो इसका जो खिताब है, आईपीएल 2023 के जो टूर्नामेंट का खिताब है वो किसने जीता है, वो आपका सीएसके ने जीता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, ऑरेंज कैप का खिताब। तो ऑरेंज कैप का खिताब मिला है दोस्तों शुभमन गिल को। किसको मिला है, शुभमन गिल को मिला है, ठीक है। भारतीय स्टार बल्लेबाज है शुभमन गिल, गुजरात की तरफ से खेलते हुए आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले के रूप में इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पर्पल कैप की बात कर लें तो पर्पल कैप का खिताब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को दिया गया है, जो आपके गुजरात टीम से खेलते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो गुजरात के दोनों खिलाड़ियों को पर्पल कैप और क्या मिला है, आपका ऑरेंज कैप। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे आईपीएल 2023 में जो 16वां संस्करण हुआ था, इसका खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात को हराकर जीता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं सर्वाधिक खिताब जीतने के रिकॉर्ड के रूप में संयुक्त रूप से चेन्नई सुपर किंग और मुंबई के पास है दोस्तों। इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों टीमों ने अकेले दम पर 5-5 खिताब जीते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको याद रखेंगे। ऑरेंज कैप पूछेगा तो शुभमन गिल लगाना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आपने देखा होगा जब भी आप एसएससी का एनालिसिस देखने बैठते तो इसमें यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को आपको अच्छे से याद करके जाना है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो अगर बात कर लें दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में, तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 1956 में, ठीक है। इसके अतिरिक्त रुक्मणी देवी अरुंडेल थी कौन, तो याद रखेंगे 1956 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो रुक्मणी देवी है वो दोस्तों भारत के सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम की एक क्या है, नृत्यांगना थी, ठीक है। एक प्रमुख नृत्यांगना थी, इनको याद रखेंगे, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। 1957 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 1966 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि करंट अफेयर में चर्चा में रहे थे पिछले साल, ठीक है। इनका निधन हो गया था, ठीक है। नवंबर दिसंबर में आपका इनका निधन हो चुका था। और ये दोस्तों संतूर वादक से संबंधित है। किससे, ये दोस्तों करते थे संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। अगर शिव कुमार शर्मा की बात कर ली जाए तो ये कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र से संबंधित थे, जिसे क्या कहा जाता है, संतूर कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। 2021 में पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था, ठीक है। 2001 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस प्रकार अभी रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में पूछा है उसी प्रकार इनके शिव कुमार शर्मा के बारे में पूछ सकता है। तो 2001 में क्या मिला था इनको, पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। जबकि 1991 में संगीत यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर 1991 में इन्हें पद्मश्री मिला था, ठीक है। 1991 में पद्मश्री, जबकि 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये सारे के सारे पुरस्कार शिव कुमार शर्मा को मिले थे और ये सरोद वादन से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं 2023 में यहाँ पर लिखा है कि 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। किसकी, भारत जयंती की नहीं, यहाँ पर G20 होगा, ठीक है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। इसके शेरपा कौन है, यानी कि G20 है जो इसका शेरपा कौन है, इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अमिताभ कांत के बारे में। दोस्तों ये अमिताभ कांत जो है इन्हें हाल ही में G20 का शेरपा घोषित किया गया है, जो दोस्तों भारत आपका क्या कर रहा है, 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, G20 की। और याद रखेंगे 2023 की अध्यक्षता के लिए भारत के नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो अमिताभ कांत है दोस्तों, ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। और जो G20 की थीम है दोस्तों वो वसुधैव कुटुंबकम है। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात इसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इस तरह से 2023 में आपकी G20 की थीम रखी गई है। अगर बात कर लें G20 संगठन होता क्या है, तो इसकी स्थापना आपकी 1999 में की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका कहीं भी स्थित नहीं है, ठीक है। जो देश दोस्तों इसकी अध्यक्षता करता है वहीं पर इसका मुख्यालय बन जाता है, ठीक है। अगर बात कर लें G20 के बारे में तो कुल इसमें 19 देश शामिल है, जबकि एक यूरोपीय यूनियन सहित कुल 20 मेंबर शामिल है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 19 देश शामिल है और आपका एक यूरोपीय यूनियन है, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन में आपके कुल मिलाकर के 27 सदस्य हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो शेरपा कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर लें, ये 16 जुलाई 2015 में
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत होती है। और ये क्वेश्चन आपका सेम एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। कहाँ पर पूछा गया था? अभी जो हाल ही में एग्जाम संपन्न हुए हैं एसएससी सीजीएल के, किसके हुए हैं? सीजीएल के। तो सीजीएल के इसी एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, वही यहाँ पर रिपीट कर दिया है। ठीक है, कह रहा है कौशल विकास योजना की शुरुआत दोस्तों कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2015 में की गई थी। ठीक है, तो इसमें मंत्रालय पूछ लेगा तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा। 2015 में इसकी शुरुआत होती है। और जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। कौशल विकास योजना की बात कर लें तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौशल विकास योजना का अन्य नाम क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? तो बात कर लें अष्टक सिद्धांत के बारे में, ये दिया गया था 1866 में। 1866 में एक वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक, जिनका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था? याद रखेंगे, न्यूलैंड। दोस्तों न्यूलैंड के द्वारा आपका 1866 में एक सिद्धांत दिया जाता है, यदि किसी तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो हर 8वां तत्व पहले वाले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। ऐसा कहा था किसने? न्यूलैंड के अष्टक नियम ने। और ये न्यूलैंड जो थे, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भारतीय गीता से। और इन्होंने देखा था संगीत में सा रे गा मा पा धा नी। क्या देखा था? सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये देखा था। तो इसमें क्या हो गया था दोस्तों, यहाँ पर जब ये आपके 7 जो अक्षर हैं, ये आपके जो 7 अक्षर हैं, ये आपके सेम जब 8वां अक्षर होता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है? फिर से सा आ जाता है। तो इसी से प्रभावित थे। इस कारण इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों की एक नियम दिया गया था, जिसको इन्होंने क्या कहा था? न्यूलैंड का अष्टक नियम नाम दिया था। और दोस्तों ये कहा गया था कि जब भी आप इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते के क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो पहला तत्व होगा वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो दोस्तों अगर बात कर लें बेरी के बारे में, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी? विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर चर्चा कर लें दोस्तों विटामिन ए के बारे में, तो इसकी कमी से रतौंधी यानी आंखों में सफ़ेद धब्बे की समस्या हो जाती है। इसको याद रखेंगे। और विटामिन ए को दोस्तों क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त विटामिन की अगर खोज की बात कर लें दोस्तों CM फंक, जिसे हम काश्मीर फंक के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा खोज की गई थी 1912 के दशक में। ठीक है, और विटामिन बी जो है और सी है जल में घुलनशील है, जबकि ADA की जो दोस्तों विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके बन जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट है इनका मिलन स्थल होता है? जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट है दोस्तों, इसका मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी होता है? ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अगर बात कर लें कौन सी पहाड़ियां दोनों घाटों को मिलाती हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैप होता है। अपने देश का जो मैप है ये इस तरह से होता है। और दक्षिण भारत में एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है जो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला बिंदु है। और ये बिंदु पड़ता है आपका दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यही पहाड़ियाँ दोनों घाटों को आपस में मिलाती हैं। पश्चिमी घाट का एक हिस्सा जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों से होकर कवर करता है, याद रखेंगे। नीलगिरी पहाड़ियों इसी में स्थित है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 1800 से 2400 मीटर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम है दोडा बेटा। क्या नाम है? दोडा बेटा। इसको याद रखेंगे। अगर पश्चिमी घाट की बात कर लें तो ये सारे के सारे राज्य इसमें कवर होते हैं। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपकी अनायमुड़ी है। क्या है? जिसकी हाइट आपकी 2695 मीटर है, जबकि डोडा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है इसकी हाइट आपकी 2637 मीटर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं उस्ताद अली अकबर खान के बारे में, तो दोस्तों ये बजाते थे सरोद। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। ठीक है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक साधक थे। उस्ताद अली अकबर खान को पद्म विभूषण से और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों मेहर घराने से संबंधित थे। उस्ताद अली अकबर खान की बात की जाए तो ये मेहर घराने से संबंधित थे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अली अकबर खान किससे संबंधित थे? मेहर घराने से। ठीक है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक थे। विश्वव्यापी संगीत प्रस्तुतियों में ये सारी जानकारी जिन्होंने इसमें भारत में संगीत को बढ़ाने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त सरोद वादन में बात कर लें सरोद से संबंधित प्रमुख कलाकारों के बारे में, तो आपका अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्व जात्रीय राय चौधरी, मुकेश शर्मा और वासुदेव दास गुप्ता, ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं दोस्तों ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं आपका
सरोद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा की बात कर लें, ये दोस्तों विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, याद रखेंगे। और पेलाग्रा रोग होने का जो कारण है वो विटामिन B3 है, याद रखेंगे। और B3 को वैज्ञानिक भाषा में दोस्तों नियासिन कहते थे। क्या कहते हैं? जो B3 है इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? नियासिन विटामिन कहते हैं। नियासिन विटामिन विटामिन B3 होता है, ठीक है। इसकी सतत कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? मनोभ्रंश, दस्त, जल्द सूजन की पहचान द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें जल्द सूजन, दस्त और मनोभ्रंश D3 के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से? D3। क्वेश्चन पूछ लेगा बायोलॉजी में D3 क्या है, तो मनोभ्रंश, दस्त और जल्द, ये सारी की सारी नियासन विटामिन की कमी से होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था फुटबॉल पिच की लंबाई कितनी होती है। अगर फुटबॉल पिच की लंबाई की बात करें दोस्तों, इसमें जो इंटरनेशनल मैच होते हैं, देखो इंटरनेशनल जो मैच होते हैं इस दौरान फुटबॉल मैच की मैदान की जो लंबाई होती है वो 100 से 110 मीटर होती है, ठीक है। यानी कि 120 से 110 यार्ड। इसके अतिरिक्त अगर चौड़ाई की बात कर लें तो 64 से 75 मीटर यानी कि 70-80 यार्ड इसकी चौड़ाई होती है। ये किसमें होती है? इंटरनेशनल में। यदि दोस्तों स्टेट लेवल या गैर इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं तो उनमें अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की जो लंबाई होगी वो आपकी 91 से 120 यानी कि 90 से 120 मीटर हो सकती है। और चौड़ाई आपकी 45 से 91 मीटर रखी जा सकती है। ये कैसी है? ये आपके प्राइवेट मैचों के लिए होती है, ये इंटरनेशनल नहीं होती। अगर बात कर लें गोल पोस्ट के अंदर की जो गहराई होती है, ये भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो ये आपकी 2.44 मीटर होती है, ठीक है। इसको चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर कुछ फुटबॉल मैदान के बारे में दिया रखा है। यहाँ पर ये आपकी क्या है? ये आपकी लेंथ है। क्या है दोस्तों? लेंथ है, जो 100 से 110 मीटर दे रखी है। गोल पोस्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक एरिया D3 होता है, फिर एक एरिया होता है, ठीक है। इसको D कहा जाता है। ये आपका पूरा मैदानी क्षेत्र होता है, मिडफील्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर से दोस्तों पेनाल्टी किक लगाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हो सकता है यही पूछा गया हो दोस्तों कि पेनाल्टी मार्क से जो गोल पोस्ट की लंबाई होती है ये कितनी होती है, ये लेंथ हो सकता है पूछा हो। अगर दोस्तों ये लेंथ पूछी होगी तो इसका राइट आंसर आपका 11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे 11 मीटर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पेनाल्टी मार्क से आपकी जो गोल पोस्ट की लंबाई होगी, ठीक है। ये गोल एरिया होता है पेनाल्टी और कहते हैं इसको, ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर चौड़ाई की बात कर लें 64 से 75 मीटर और आपकी लंबाई जो होगी वो 100 से 110 मीटर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है तंजौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर बात कर लें दोस्तों तंजौर मंदिर की तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं बृहदेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। याद रखेंगे इसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण आपका राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण 11वीं सदी के आरंभ में किया गया था। याद रखेंगे स्थानीय भाषा में इसे पेरुविटैयार कोविल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरुविटैयार कोविल भी कहा जाता है, जो कि स्थानीय भाषा में, ठीक है। और विश्व का एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये आपका कौन सा है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। इसको भी याद रखेंगे। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मंदिर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आपका राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों ये बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? बिमल शाह के द्वारा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था मंजू भार्गवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं मंजू भार्गवी के बारे में तो ये कुचिपुड़ी की एक मशहूर नृत्यांगना रह चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा कुचिपुड़ी से एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका नाम है दोस्तों वेम्पति चिन्ना सत्यम। क्या नाम है दोस्तों? याद रखेंगे वेम्पति चिन्ना सत्यम। कल की ही हो सकता है शिफ्ट में ये पूछने को मिल जाए आपसे कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किससे है, ठीक है। ये भी आपके किससे हो जाएंगे? ये आपके कुचिपुड़ी से हो जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य शैली के इनको गुरु कहा जाता है। कुचिपुड़ी के नृत्य में अन्य प्रसिद्ध प्रस्तावकों में जो शामिल है उनमें राजा राधा रेड्डी और उनकी जो पुत्रियां यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी। यानी कि आपको जब भी मिले रेड्डी तो क्या लगाना है? आपको कुचिपुड़ी लगाना है, ठीक है। लास्ट में किसी नाम के पीछे रेड्डी मिल जाए, और रेड्डी जो लोग होते हैं वो आपके आंध्र प्रदेश के लोग लिखते हैं, ठीक है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी का कलाकार कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो सुविधाएं दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लें अनुच्छेद 2 हो सकते हैं। एक तो अनुच्छेद 47 हो सकता है ऑप्शन में दिया हो, या फिर अनुच्छेद 21 दिया हो। क्योंकि जो दोस्तों अनुच्छेद 21 है इसमें आपका जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो मौलिक अधिकार लिखा है। कहाँ पर लिखा है? अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 21 भी हो सकता है क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड योजना है दोस्तों ये स्वास्थ्य के लिए ही चलाई गई थी।
किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। और इसका ऑप्शन अनुच्छेद 47 भी हो सकता है, आपको ये ऑप्शन के अनुसार करना है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड योजना की बात कर लें दोस्तों, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसके अंतर्गत प्रति परिवार को 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5 लाख बीमा प्रति परिवार को दिया जाएगा। याद रखेंगे, जो अगर अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो अपने लोगों के लिए पोषाहार स्तर, ठीक है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य सुविधा को सुधार करने के लिए प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा और राज्य की विशिष्टता मादक पेय यानी कि जो दारू वगैरह होगी और श्वसन्य ये हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से उपभोक्ता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। यानी कि दारू वारू वगैरह रोकने का प्रावधान आपका 47 में किया गया है और यहाँ पर उच्च अच्छा पोषाहार और जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है। ये सारा का सारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 हो सकता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर 47 ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था, अगर ब्याज दर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे, जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों अपने खर्च में क्या कर देते हैं? कटौती कम कर देते हैं। तो इस कारण आपकी क्या हो जाती है? कमाई घट जाती है और स्टॉक की कीमतें गिर जाती हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती है ये निगेटिव भी होती हैं। कैसी होती हैं? ये आपकी निगेटिव भी होती है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, दूसरी ओर जब ब्याज की दरों में काफ़ी गिरावट आ जाती है तो उपभोक्ता अपनी व्यवसाय की खर्च को बढ़ाते हैं और स्टॉक की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी कि ब्याज दर बढ़ेंगी तो अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जबकि ब्याज दर यदि कम की जाएंगी तो अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब ब्याज की दर बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है? देखो, करंट अफेयर में अभी हाल ही में बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर चेंज हुए हैं। इनमें से 77वें, 78वें, 79, 82, 81, 83 तक ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर बात कर लें भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर की तो दोस्तों 77 आपके आदित्य मित्तल है। जबकि बात करें यहाँ पर हम किसकी? 78 की, तो 78 ग्रैंड मास्टर आपके कौस्तुभ चटर्जी हैं। 79 ग्रैंड मास्टर आपके एम प्रेडेस हैं। 80 आपके जो हो जाएंगे वो आपके विघ्नेश हो जाएंगे। 81 आपके ग्रैंड मास्टर सायंतन दास हो जाएंगे। इसके अलावा 82वें ग्रैंड मास्टर आपके वी प्रदीप हो जाएंगे। 83वें यानी कि 83वें ग्रैंड मास्टर अभी ये करंट अफेयर में हाल ही में चर्चा में रहे हैं, ये आपके आदित्य सामंत हो जाएंगे, ठीक है। और आदित्य मित्तल कौन से हैं दोस्तों? ये 77वें हैं। जबकि आदित्य सामंत कौन से हैं? ये आपके 83वें हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की दोस्तों, ये आपके विश्वनाथ आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और विश्वनाथ आनंद वर्तमान में फेडे के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बस्तर दशहरा कौन से राज्य में मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने आपको करवाया था जब हम सीजीएल का क्या कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे थे। उसमें बताया था जो बस्तर दशहरा होता है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला जो दशहरा है ये विशेष रूप से इस कारण प्रसिद्ध रहता है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक पर्व होता है। यानी कि जो बस्तर दशहरा है दुनिया का सबसे लंबा लोक पर्व है, ठीक है। और इसके अगर बात कर लें जो बस्तर दशहरा दोस्तों, दशहरा में आमतौर पर लोग क्या करते हैं? रावण वध करते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों आपके रावण वध की परंपरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रावण वध की परंपरा से अलग एक शक्ति यानी कि देवी शक्ति पीठ है, उसकी आराधना करते हैं। यहाँ पर लोग रावण के पुतले का दहन करने की परंपरा नहीं है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर एक आराध्य देवी है, इनकी माँ दंतेश्वरी। क्या नाम है दोस्तों? इनकी आराध्य देवी के नाम है माँ दंतेश्वरी। के सम्मान में पिछले 600 वर्षों से लगातार बस्तर दशहरा को मनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला लोक पर्व है। इसको याद रखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार लाने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है इसको लाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसके बारे में अगर चर्चा कर लें दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार आपका कौन लाया है? राजस्थान लाया है, ठीक है। राइट टू जब हेल्थ बिल आ रहा था तो यहाँ पर जो डॉक्टर थे वो हड़ताल पर चले गए थे, ठीक है। यहाँ पर सरकार और डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, आपने देखा था, अभी करंट में चर्चा में रहा था, ठीक है। तो इसी कारण जब डॉक्टरों में और राज्य सरकार में सुलह हो जाती है उसके अंतर्गत राजस्थान पहला राज्य बन जाता है जो भारत में स्वास्थ्य का अधिकार लेकर आता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो अगर मनरेगा की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर 100 दिनों का रोजगार मिलता है, ठीक है। 100 दिनों का रोजगार मिलता है संसद के द्वारा, यानी भारतीय संसद जो है इसने 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा की शुरुआत की थी, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की उस समय अध्यक्ष थी वो सोनिया गांधी ने इनकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में की थी। ये क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है, जिस प्रकार हम पंचायती राज व्यवस्था से देखते हैं कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई,
ठीक है, तो उस प्रकार क्या पूछा जाता है, राजस्थान का नागौर। इसी प्रकार ये भी बन सकता है कि महात्मा गांधी यानी कि जो नरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगर बात कर ले मनरेगा की, तो पूरा नाम इसका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो अधिनियम है 2005 से लागू हुआ था। भारत सरकार का ये अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था। लेकिन जब इसको तब इसका नाम क्या था, नरेगा था। लेकिन जब मनरेगा किया गया है तो 2009 में किया गया है। कब किया गया है, 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को। याद रखेंगे, गांधी जी की जयंती पर गांधी जी के याद में इनको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया। इससे पहले इसका नाम क्या था, केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था CRR क्या होता है। अगर बात कर लें क्रॉस रिजर्व रेशियो के बारे में, इसे कहते हैं दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात। देखिए दोस्तों, जब आपको कोई बैंक खोलनी, यदि मान लीजिए कोई नई बैंक खुल रही है, तो वो नई बैंक क्या करेगी, अपने जो वाणिज्य बैंक होगी वो अपने आरक्षित के रूप में कुछ जमा राशि कहाँ पर जमा करेगी, RBI के पास जमा करेगी। ठीक है, इसे दोस्तों कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। यदि आपको बैंक खोलनी है, तो यदि आपके बैंक की कीमत 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ कीमत है, तो याद रखेंगे यहाँ से लगभग 1 करोड़ जो राशि होगी वो आपको कहाँ पर जमा करनी होगी, RBI के पास जमा करनी होगी। ठीक है, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। CRR का निर्णय किसके पास होता है, तो याद रखेंगे 1934 के अधिनियम के पास जो आपका RBI की स्थापना हुई थी, ये सारा का सारा 1934 के अधिनियम में कैश रिजर्व रेशियो पर निर्णय लेने की जो शक्ति प्राप्त है वो RBI के पास है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात कर लें इसको जारी कौन करता है, तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा इसको तय किया जाता है। जो नगद आरक्षित अनुपात है, इसको किसके द्वारा तय किया जाता है, जो आपकी MNP है, क्या है, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन है, यानी कि मौद्रिक नीति समिति के द्वारा इसको तय किया जाता है। किसको, CRR को। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब और किसने की थी। ठीक है, शुरुआत की बात पूछा किसने की थी, तो याद रखेंगे अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा याद रखेंगे मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। मुगल साम्राज्य की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी दोस्तों। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार आपको DGP, SP और DSP के ये पद मिलते हैं, उसी प्रकार उस समय अकबर के समय क्या प्रथा थी, मनसबदारी प्रथा थी। जिसके पास ज़्यादा सैनिक होंगे वो सबसे बड़ा मनसबदार होगा। उसी क्रम में याद रखेंगे मनसब जो शब्द होता है ये अरबी मूल का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, रैंक। जिस प्रकार के आपकी रैंक होती है, DSP, DGP, ASP वगैरह, SI जो भी होता है, ये सारी की सारी रैंक होती हैं, वही आपकी मनसब से संबंधित रैंकें हुआ करती थी अकबर के शासनकाल में। याद रखेंगे, इस प्रणाली एक सरकारी अधिकारी को रैंक निर्धारित करता था। और बात कर लें उस समय का सबसे बड़ा जो अधिकारी कह सकते हैं, सबसे बड़ा मनसब किसे मिला था, तो राजा मान सिंह को मिला था। ये याद रखना है, ये सबसे बड़ा मनसब ग्रहण किए हुए थे, जिनके पास 7,000 का मनसब था। किसका, 7,000 का मनसब था, जो अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक था। लेकिन मुगल काल का पूछ ले सर्वाधिक कौन था, तो दारा शकोवा था, जिसके पास 60,000 का मनसब था। ठीक है, दारा शकोवा मुगल काल का सबसे बड़ा मनसबदार था पूरे मुगल काल का। ठीक है, उसके पास 60,000 का मनसब था। जबकि अकबर के शासनकाल का जो सबसे बड़ा मनसबदार था वो राजा मान सिंह था, जिसके पास केवल 7,000 का मनसब था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 2011 में किस अभिनेत्री को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो एक ऐसी कौन सी अभिनेत्री या नृत्यांगना रह चुकी हैं जिनको 2011 में पद्म भूषण मिला था, तो याद रखेंगे वो दोस्तों आपकी थी वहीदा रहमान। कौन थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये भारतीय आपकी नर्तकी भी थी और ये भारतीय एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। ठीक है, वहीदा रहमान को 2011 में क्या मिला था, आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 42 की, तो इसमें दोस्तों आपकी प्रसूति सहायता के बारे में जिक्र मिलता है। किसके बारे में, प्रसूति सहायता के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों पूछा गया था स्टार्च परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर स्टार्च परीक्षण की बात कर लें दोस्तों, इसमें आपका आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम स्टार्च आयोडीन परीक्षण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था जनवरी 2023 में डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA का महानिदेशक किसे चुना गया है। तो DGCA का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में चर्चा करें। ये होता है दोस्तों आपका उड्डयन महानिदेशालय। ठीक है, जो आपका जो आपका राष्ट्रीय उड्डयन महानिदेशालय होता है, ऐसे DGCA का डायरेक्टर जनरल आपके जो महानिदेशक बने थे वो आपके बने थे दोस्तों। कौन बने थे, तो याद रखना है विक्रम देवदत्त। कौन बने थे, विक्रम देवदत्त। ठीक है, इसको याद रखेंगे, विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके DGCA के क्या थे, महानिदेशक थे।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था किस राज्य में सर्वाधिक लौह इस्पात के भंडार हैं, या फिर ऐसा पूछा गया था होगा कि सर्वाधिक राज्य में कौन सा उत्पादन करता है। ठीक है, तो अगर बात कर लें भंडार के बारे में, ठीक है, भंडार का क्वेश्चन आंसर अलग हो जाएगा, जबकि उत्पादन का अगर पूछ ले तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात कर लें सर्वाधिक भंडार दोस्तों कहाँ पर है, तो याद रखना सर्वाधिक भंडार आपके कर्नाटक में, जो कि लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार रखता है। ठीक है, जबकि उत्पादन सर्वाधिक दोस्तों आपका उड़ीसा करता है। ठीक है, उड़ीसा आपका सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर पूछे सर्वाधिक रिफाइनरी कहाँ पर है, जो आपकी लौह अयस्क का उत्पादन होता है, इसका रिफाइनरी कहाँ पर होती है, तो झारखंड में होती है। ठीक है, इसको अभी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। अगर बात करते हैं गदर आंदोलन के बारे में, तो दोस्तों 1913 में एक पार्टी बनती है जिसको कैप्टन सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा बनाया जाता है। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पर दोस्तों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है गदर पार्टी, और यही पार्टी 1913 में क्या करती है, आंदोलन करती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन 1915 में इन पर मुकदमा चल जाता है, तो ये पार्टी आपकी भंग हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 1913 में गदर आंदोलन चला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एसटी प्रतिशत किस राज्य में है। अगर पूछ ले सर्वाधिक एसटी प्रतिशत किस राज्य में है, या सर्वाधिक आपकी एसटी जनसंख्या किस राज्य में है, ये सारे के सारे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, या पूछ ले सबसे कम एसटी जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम पूछ ले। ठीक है, तो इनमें अगर बात कर ले सर्वाधिक प्रतिशत आपका कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लें सबसे कम एसटी प्रतिशत कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये आपका मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में दोस्तों सबसे कम एसटी जनजाति है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब सबसे कम कहाँ पर है, मेघालय में है। परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक परसेंटेज के आधार पर मध्य प्रदेश में, जबकि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वाइल्ड एस सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो जंगली गधा के लिए एक सेंचुरी बनाई गई है। दोस्तों जो जंगली गधे होते हैं इनके लिए एक सेंचुरी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपकी गुजरात में स्थित हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, गुजरात में स्थित हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके अलावा एक दोस्तों और क्वेश्चन पूछा गया था जो आपसे चर्चा में रहा था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो फ्लैट मनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, शायद इसका एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, क्या था, फ्लैट मनी से संबंधित एक क्वेश्चन था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको आप लोग यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में छाप के जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये थी साथी आज की क्लास और आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो एक बार सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ इसी वक्त इसी टाइम पर सभी शिफ्टों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, देखते रहिए जी ऐसा बाई डी एस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल। जय हिंद।